गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो बेटा, जैसे कि हम लोगों ने इकोलॉजी के इस टॉपिक में, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के इस टॉपिक में एबायोटिक फैक्टर जो हैं, यानी ये मेजर एबायोटिक फैक्टर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था। टेम्परेचर कंप्लीट हुआ था हमारा, लाइट कंप्लीट हुआ था एंड वाटर हुआ था। अब एक लास्ट जो है मेजर एबायोटिक फैक्टर में बचा हुआ है सॉइल। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं किसको, सॉइल के बारे में। तो टुडे इज आवर हेडिंग इज सॉइल। देखिए, जैसे टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था किसी ऑर्गेनिज्म के, यानी एज ए फैक्टर के रूप में, उसी तरह सॉइल भी एक मेजर रोल प्ले करता है एज ए एक फैक्टर के रूप में। सॉइल जो है, आप लोग नोटिस करते होंगे कि अलग अलग प्लेस का अलग अलग कलर के सॉइल दिखाई देते हैं। कहीं पर ब्लैक कलर का, कहीं पे रेड कलर का, या जैसे आप देखो कि कश्मीर में सेब का खेती ज़्यादा होती है, महाराष्ट्र और साउथ के रीजन में नारियल पानी की खेती ज़्यादा होती है, फिर एमपी वगैरह में, एमपी में, ये यूपी में लेगूम्स प्लांट यानी दलहनी पौधे की ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पार्टिकुलर, तो सॉइल का टेक्सचर, नेचर अलग अलग होते हैं, जिसके वजह से वो पार्टिकुलर प्लांट के लिए सुटेबल होते हैं, जिसके वजह से वो प्लांट का एग्रीकल्चर उस पार्टिकुलर रीजन में बहुत अच्छे से होता है। तो सॉइल अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ सॉइल नदी से बह करके आते हैं, कुछ सॉइल जो है वो पार्टिकुलर रॉक के वेदरिंग से होते हैं। फिर आपको हम बताएंगे कि सॉइल बनता कैसे है। तो सॉइल जो है वो वेदरिंग ऑफ रॉक, यानी जो रॉक चट्टान होते हैं वो धीरे धीरे टूट करके फाइन माइन्यूट पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम लोग सॉइल कहते हैं। फिर ह्यूमिफिकेशन के टॉपिक्स, यानी ह्यूमिफिकेशन होता है तो उसके वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीज हम लोग सॉइल में जो है वो देखेंगे। ओके, तो चलिए जो है वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सॉइल क्या है? तो अर्थ का अपर मोस्ट पार्ट, अर्थ का अपर मोस्ट पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? वह सॉइल होता है। ओके, तो अपर मोस्ट पार्ट जिसका कुछ एक अपना केमिकल नेचर होगा, तो कहते हैं अर्थ अपर मोस्ट कास्ट हैविंग ए मिक्सचर, अर्थ uppermost coast having a mixture of organic matter and minerals, having a mixture of organic matter and minerals is called as soil. Is called as soil. Called as soil. It is mixture of mineral particle. It is mixture of mineral particle, organic matter, soil, air, water and soil microorganism, water and soil माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, तभी तो N2 का फिक्सेशन होता है। आप लोग पढ़ चुके होंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके टॉपिक ही है मिनरल न्यूट्रिशन के 11th के चैप्टर में। फिर तो देखो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है, एयर होता है, वाटर होता है, ये सारी चीज के मिक्सचर जो है वो अर्थ का जो अपर मोस्ट सरफेस है, दैट इज द सॉइल। ठीक है, सॉइल बहुत सारे हॉरिजोन में बटा होता है। हॉरिजोन A B C R हॉरिजोन है, हॉरिजोन दैट मींस द लेयर। ओके, तो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम लोग कि मिनरल इज कॉल्ड एज सॉइल। इट इज मिक्सचर ऑफ मिनरल पार्टिकल, ऑर्गेनिक, सॉइल, एयर एंड वाटर। तो और उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। ओके, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज
नेचर एंड properties of nature and properties of soil is different in different places। तो अलग अलग प्लेस पे सॉइल का नेचर और प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, वो अलग अलग यानी दैट मींस चेंज हो जाता है। तो उसी को यानी कि वो डिपेंड करता है, वो एरिया यानी वहाँ का वेजिटेशन, ये सारी चीज पे डिपेंड करता है, या वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन किस वजह से हुआ है या कैसे रॉक से हुआ है जिसकी वजह से वो सॉइल का नेचर अलग होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। महाराष्ट्र के सॉइल का नेचर अलग होगा, गुजरात का अलग होगा, यही तो वजह है, बांग्लादेश का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, बिहार का अलग होगा। तो ये डिपेंड करता है वहां के सॉइल पे, ठीक। और इसी वजह से अलग अलग प्लेस में अलग अलग टाइप के प्लांट एग्रीकल्चर ज्यादा करते हैं। ओके, तो सॉइल टाइप डिपेंड्स ऑन, तो सॉइल टाइप डिपेंड्स ऑन climate of region and weathering process, depends on climate of region and weathering। ये सेंटेंस दैट मींस किस तरह का सॉइल है, ये किस बात पे डिपेंड करता है, तो वहां के क्लाइमेट पे। और वेदरिंग का मतलब कि जब चट्टान टूट करके बड़े बड़े रॉक जो होते हैं वह किसी तरह से टूट करके सॉइल में कन्वर्ट होते हैं। तो अभी हम बताते हैं किस तरह के रॉक से वो सॉइल बना है। तो रॉक से जो सॉइल बनता है दैट इज कॉल्ड वेदरिंग प्रोसेस। ओके, अभी आने वाले हैं हम इसी टॉपिक में बताएंगे आपको। सॉइल फैक्टर आल्सो नोन एज इडाफिक फैक्टर, soil factor also known as edaphic factor, soil factor also known as edaphic factor। soil के फैक्टर को हम क्या कहते हैं, edaphic factor कहते हैं। ओके, देखो पेडोलॉजी करके एक टॉप पॉइंट है जिसका मतलब स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। तो लिखते हैं हम लोग पैडोलॉजी, तो कहते हैं स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पैडोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पैडोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पैडोलॉजी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पैडोलॉजी कहते हैं। सॉइल आर स्टडी विथ हेल्प ऑफ सॉइल प्रोफाइल। Soil are studied with help of soil are studied with help of soil तो सॉइल के स्टडी को हम लोग कहते हैं पैडोलॉजी। क्या कहते हैं, पैडोलॉजी। और सॉइल का पैडोलॉजी यानी सॉइल की स्टडी जो है वो डिपेंड करती है किस बात पे, सॉइल के प्रोफाइल पे, कि वह सॉइल का नेचर यानी केमिकल कंपोजिशन, उसका वेदरिंग प्रोसेस कैसा रहा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहा है, तो उसके बेसिस पर हम लोग पैडोलॉजी करते हैं किसी सॉइल का, उसी को कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। Types of soil profile depends upon climate and vegetation of the area. Types of soil profile depends on climate and vegetation of the area, ठीक है।
most soil possesses most soil possesses 3 to 4 हॉरिजॉन्स, यानी बहुत सारे सॉइल जो होते हैं उसमें क्या होते हैं 3 to 4 हॉरिजॉन्स एंड सब हॉरिजॉन। ओके, ये सॉइल हॉरिजॉन इज ए हॉरिजॉन्टल लेयर। तो हॉरिजॉन क्या है? ए सॉइल हॉरिजॉन इज ए horizontal layer। A soil horizon is a horizontal layer। soil क्या है वो? तो एक horizontal layer है, horizontal layer approximately parallel to soil surface। approximately parallel to soil surface। approximately parallel to soil surface। in general a soil profile consists a soil profile in general a soil profile consists O A B Z and R horizon अब ये देखो यहां पर ये जो बातें हो गई, तो कहने का मतलब है बेटा कि जो ये हॉरिजॉन है, ये हॉरिजॉन ये क्या होता है उसके बारे में। तो हॉरिजॉन एक सॉइल का सरफेस जो है उसके पैरेलल चलते हैं, ये हॉरिजॉन्टली पैरेलल लेयर होता है। और इसके ए ओ ए बी जेड, यहां पर सी कर सकते हैं, ओ ए बी सी और आर, ठीक है, आर हॉरिजॉन। अब इसी के लिए हम आपको एक ये बना के देते हैं क्या, तो आपको एक स्ट्रक्चर बना के देते हैं। ओके, चलिए तो देखिए एक स्ट्रक्चर बना के देते हैं हम आपको। देखिए क्या क्या है।
यह एक लेयर हो गया सॉइल का, ये दूसरा लेयर हो गया सॉइल का, इस तरह से लेयर बाय लेयर आपको हम, यानी ये हॉरिजॉन हुआ, ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन आपको यहां पर समझा देते हैं। ठीक है, तो यह एक दूसरा लेयर हो गया। फिर आइए एक तीसरा लेयर, इतना बड़ा रूट नहीं करते हैं, रूट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। और एक ये लेयर हो गया। ठीक, और फिर उसके बाद में ये एक लेयर, उसके बाद में ये हो गया इस तरह से। तो ये जो है वो यहाँ पर बड़े बड़े रॉक हैं, रॉक कहने का मतलब मिट्टी में मिक्स जो होते हैं छोटे छोटे कंक्रीट वगैरह, वो सारी चीजें हैं। और फिर इस तरह से। अब आइए देखते हैं यहाँ पर, ये जो है वह है O1, इसको कहते हैं O2, यह है A1, इसको कहते हैं A2, और फिर ओके, और अगर ऐसे चलेंगे तो इसी को कहते हैं AOO, AO, फिर ये हो गया A1 और A2 है ही। तो यहां से यहां तक के इस लेयर को कहते हैं हम लोग ओ हॉरिजॉन, ओ हॉरिजॉन, ठीक। और फिर यहां से यहां तक के लेयर को कहते हैं हम लोग ए हॉरिजॉन, इस लेयर को कह दिए हम लोग सी हॉरिजॉन, ओके। ये बी हॉरिजॉन, हाँ ये बी हॉरिजॉन। उसके बाद यहां से यहां जो है वह सी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, और ये हो गया आर हॉरिजॉन, ठीक है। तो इस तरह से ये अलग अलग, तो AOO हॉरिजॉन जो है वह अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक डेब्रिस होता है, इसमें डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक डेब्रिस। AO में पार्शली डिकम्पोज्ड मैटर, पार्शली decomposed
मैटर, फिर A1 में ह्यूमस जोन, A2 में एलुविएशन जोन, B1 में इलुविएशन जोन, B1 और B2 स्मॉल पीस ऑफ रॉक, उसके बाद C में लार्ज पीस ऑफ रॉक एंड C के बाद में R में इसको कहते हैं हम लोग बेड रॉक। अब आपको मान लो ये ह्यूमिफिकेशन तो आपको बताएंगे, ह्यूमस जोन में जो है एलुएशन एंड इलुविएशन, ये दोनों का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अभी आगे का इसी में आज ही हम लोग इसको करने वाले हैं अभी, तो ये आपको बता दूंगा मैं। और B2 का मतलब होगा, B2 में क्या होता है, लार्ज पीस ऑफ रॉक होता है, यानी A2 और B1 में एलुविएशन और इलुविएशन होते हैं। ओके, तो इस तरह से ये अलग अलग रॉक, ये लेयर है किसके, सॉइल सरफेस का, जिसका अलग अलग जोन के रूप में हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं समझने के लिए। तो यहाँ तक ये बातें जो है वो आप समझ गए हैं। ठीक, अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट में अब आइए बेटा जल्दी हम लोग देखते हैं। तो पैडोजेनेसिस एक टॉपिक है, इसी में पैडोजेनेसिस यानी सॉइल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पैडोजेनेसिस, जिसमें बहुत सारे मेथड इंक्लूड हैं। इसी में आता है आपका वेदरिंग, वेदरिंग में दो तरह के वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल। फिर उसके बाद में है ह्यूमिफिकेशन, तो सॉइल के फॉर्मेशन में ये सब रोल जो है, मेथड जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले पैडोजेनेसिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, it is the process of soil formation and it include weathering। तो फर्स्ट में क्या है, तो इट इंक्लूड यानी क्या क्या इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ए में देखिए वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग में इट विल इंक्लूड वेदरिंग, इट इज ब्रेकिंग ऑफ रॉक इनटू, तो वेदरिंग का मतलब क्या है, इट इज ब्रेकिंग ऑफ रॉक, it is breaking of rock into fine particle as present on the soil, into fine particle as present on soil, ये मैं अभी आपको डिस्कस करके बता चुका हूं कि वेदरिंग का मतलब क्या है। ओके, तो इट इज ब्रेकिंग ऑफ रॉक इनटू फाइन पार्टिकल एज प्रेजेंट ऑन सॉइल। नेक्स्ट आइए इसी में प्रेजेंट ऑन सॉइल, इट अकर्स बाय डिफरेंट मेथड, it occurs by different
मेथड। तो ये अलग अलग मेथड से मिलता है। तो जैसे पहले हम लोग देख रहे थे फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड या फिजिकल वेदरिंग इसी को कहते हैं। चलिए फिजिकल फिजिकल वेदरिंग, तो इट इज कॉज्ड बाय अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग। एक बाइक गर्मी होना फिर ठंडी पड़ जाना, उसी तरह एक बाइक किसी बारिश होकर के फिर सूखा हो जाना। एक बाइक बारिश हुआ फिर ठंड एकदम कड़ाके की धूप हो गई, हाई इंटेंसिटी की सनलाइट आ गई तो उसको तुरंत सुखाएगा। फिर रेन बारिश होना, तेज हवा चलना, ये सब सारे प्रोसेस जो हैं, ये सब फिजिकल प्रोसेस रॉक को स्मॉल पीस में टूटने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और जितना ज्यादा रॉक स्मॉल पीस में टूटेगा, फाइन स्ट्रक्चर में कंप्लीट बनेगा, तो वो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसी को कहते हैं हम लोग फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग में तो अल्टरनेट caused by alternate heating, caused by alternate heating and cooling, alternate heating and cooling, alternate wetting and drying, alternate wetting and drying, action of drying, action of frost, snow, rain and wind। तो क्या क्या, तो caused by alternate heating and cooling, एक बाइक गर्मी हुआ फिर तुरंत ठंडा हो गया। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, यानी तुरंत बारिश होकर गीला हुआ, उसके बाद तुरंत उसको हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट से सुखाया गया, यानी सूखा नेचुरली। एक्शन ऑफ फ्रॉस्ट, स्नो, रेन या तेज हवा चलना, बर्फ गिरना, ये सब फैक्टर होते हैं फिजिकल वेदरिंग की। ओके, तो ये हो गया। इसमें ए और बी में देखेंगे हम लोग केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना, ये सारे प्रोसेस जो है वो है केमिकल वेदरिंग के हैं। तो इट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन, it involves oxidation reduction, carbonation and oxidation reduction, carbonation and solubilization reaction to break the rock। solubilization reaction to break the rock, जिसके वजह से रॉक ब्रेक होता है। फिर है नेक्स्ट बायोलॉजिकल विदरिंग, यानी इसमें लाइकेंस और मॉसेस पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो it occurs due to activity of lichens, mosses etc। फिर है नेक्स्ट ह्यूमिफिकेशन, सेकंड बी में, ए में वेदरिंग, तो सेकंड में ह्यूमिफिकेशन। ठंडी के टाइम पे या कभी कभी देखते होंगे जमीन के नीचे की कुछ लेयर में कुछ व्हाइट व्हाइट धुआं धुआं दिखाई देता है। ठीक है, कोहरे होना अलग चीज है, कोहरे धुंध या कोहरा अलग है और ह्यूमस थोड़ा अलग है।
तो जमीन के निचली लेयर पे यानी जमीन के सतह के आसपास या थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ व्हाइट व्हाइट पूरा घना दिखाई देता है, दैट इज द ह्यूमस। उसी को कहते हैं ह्यूमिफिकेशन का प्रोसेस। तो इट इज एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इट इज एडिशन ऑफ organic matter, it is addition of organic matter or humus into weathered rock, humification is essential for starting humification is essential for starting biological activity and nutritional cycling, न्यूट्रिशनल साइकिलिंग। तो न्यूट्रिशनल साइकिलिंग के लिए एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए ह्यूमिफिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है सॉइल की अच्छी क्वालिटी के लिए। जहाँ पे जितना ज़्यादा ह्यूमिफिकेशन होता है उस सॉइल की क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। तो ऐसा हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ह्यूमिफिकेशन होगा तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एडिशन होगा सॉइल में। ओके, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट एक पार्ट हो जाता है। अब ह्यूमस है क्या? तो ह्यूमस इज डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस। ह्यूमस इज डार्क कलर एमॉर्फस substance, dark color amorphous substance which is slightly acidic, तो वो कैसा होगा? स्लाइटली एसिडिक होगा, स्लाइटली एसिडिक, क्लोइडल एंड साथ ही साथ ऑल्सो एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ nutrients, slightly acidic, colloidal and acts as reservoir of nutrients। ओके, अब मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमस का थोड़ा सा इसको हम मिटा लेंगे, फिर उसके बाद लिखते हैं। क्या कहते हैं? द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमस आर बायोकेमिकल साइक्लिंग, मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमस आर बायोकेमिकल साइकिलिंग। कहने का मतलब, साइकिलिंग का क्या मतलब हुआ कि जब आप एग्रीकल्चर करते हैं तो सॉइल के मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर के साथ में। सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, पानी डालते हैं उसके साथ सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करता है। अगर ह्यूमिफिकेशन नहीं होगा तो डे बाय डे जैसे जैसे एग्रीकल्चर करते चले जाएंगे सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज होगी।
तो साइक्लिक कहने का मतलब कि दोबारा से उसमें न्यूट्रिएंट्स के सब्सटेंस को मेंटेन कराने के लिए जो ह्यूमिफिकेशन होता है वह है। तो इसीलिए कह रहा है कि मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमस आर बायोकेमिकल साइक्लिंग, यानी बायोकेमिकल का फिर से एडिशन हो जाता है सॉइल में, जिससे सॉइल की क्वालिटी मेंटेन रहती है, यानी वो एग्रीकल्चर करने के लिए लायक रहता है। साथ ही साथ प्रिवेंशन करता है, उसको बचाता है फ्रॉम कॉम्पैक्शन, प्रिवेंटिंग सॉइल फ्रॉम एंड preventing soil from compaction, फिर helping in formation of soil, helping in फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इंप्रूविंग एरेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इंप्रूविंग एरेशन एंड वाटर होल्डिंग capacity, water holding capacity of soil. It also makes soil spongy. It also make soil spongy. Alluviation, alluviation and illuviation आया था उस समय, हमने बोला था कि अभी आगे आएगा, देखिए। तो ये क्या है? तो इट इज ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन ऑफ मटेरियल इन दी, it is transport and deposition of material in the soil. अब देखिए एलिवेशन एंड इल्यूशन में क्या अंतर है? Alluviation is washing down of material from of material from upper strata and alluviation मतलब is deposition of washed down mineral in lower strata. ओके, अब सॉइल कंपोजिशन, यहाँ तक की बातें जो है वो फैक्टर के रूप में हो गई हमारी। अब आइए हम लोग कुछ एडिशनल बातें देखते हैं, जैसे सॉइल का कंपोजिशन। सॉइल के क्या क्या कंपोजिशन? तो सॉइल जो है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 2 कंपोनेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होता है, बाकी 2 ये सॉलिड होता है, बाकी 2 कंपोनेंट सेमी सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में जैसे रहेंगे। तो कहता है सॉइल कंपोजिशन में कंसिस्ट 4 कंपोनेंट,
component, two solid and two non-solid, two solid, two solid and two non-solid. Solid are mineral and organic matter. Solid are mineral and organic. Solid are mineral and organic matter. The two non-solid component are the two non-solid component are non-solid मतलब एयर और वाटर are soil air and soil water. ये दो अलग अलग कंपोनेंट हो गए, soil air and soil water. जैसे देखो इसमें मिनरल पार्टिकल कितने हैं? मिनरल पार्टिकल 40%. उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर 10%. एयर कितना है? 25% और वाटर भी 25%. तो ये हो गया उसके कंपोजिशन की बात. अगर हम लोग कर ले तो ये हो गई. ओके, फिर आइए मिनरल मैटर या सॉइल मैटर के बारे में. एक ये देख सकते हैं आप, एक सेकंड में कीजिए. सॉइल मैटर, ठीक है. देखो 4 टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल होते हैं. 4 टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल या मिनरल पार्टिकल. कितने? ये 4 टाइप के साइज के अकॉर्डिंग लिख देते हैं. एक होता है ग्रेवेल या फाइन पेबल्स बोलते हैं. या फाइन पेबल्स, ये 72 मिलीमीटर का ग्रेटर देन 2 मिलीमीटर. ग्रेटर देन है ये, ग्रेटर देन 2 मिलीमीटर से बड़ा होगा. सैंड या इसी को कहते हैं सैंड या क्वार्ट्ज, जो कितना होगा साइज? 2 से 0.02 मिलीमीटर. फिर होंगे सिल्ट या इसी को कहते हैं फाइन क्वार्ट्ज. इसी को क्या कहेंगे हम लोग? फाइन क्वार्ट्ज. ये कितना होगा? 0.002 से 0.02 मिलीमीटर. ओके, एंड फिर लास्ट में क्ले कितना है? तो क्ले है लेस देन 0.002 मिलीमीटर तक के साइज. ओके, अब आइए सॉइल टेक्सचर. सेकंड हुआ तो ये थर्ड कर दीजिए. सॉइल टेक्सचर के हिसाब से सॉइल जो है वो 3 टाइप्स में बढ़ते हैं. ओके, एक होता है सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोम सॉइल. तो इट इज फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस सॉइल.
It is physical structure of this soil. Physical structure of this soil. There are three main types of there are three main types of soil. There are three main types of soil. Soil texture. थ्री मेन टाइप्स हम लोग कर लेते हैं, 1, 2 एंड 3। एक हो जाएगा सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड loam soil. Okay, 80% or more sand, क्या है इसमें 80% or more sand plus 20% or less silt or clay, silt और clay। यहाँ पर 40 to 50% clay, 50% clay plus 50 to 60% silt plus 50 to 60% silt, little maybe sand। जबकि यहाँ पर लोम सॉइल में 20% क्ले प्लस 40% सैंड, 40% सैंड प्लस 40% सिल्ट। ठीक है। पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी काफी कम होगी। पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नेक्स्ट पॉइंट इसमें, जबकि इसमें हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ओके, एंड मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है। फिर आइए पोरस एंड लूज, ये कैसा होगा नेक्स्ट पॉइंट, पोरस एंड लूज, लिटिल केमिकल न्यूट्रिएंट्स, लिटिल केमिकल न्यूट्रिएंट्स, जबकि गुड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अबंडेंट कैपिलरी पोर्स। इसका नेक्स्ट पॉइंट अबंडेंट कैपिलरी पोर्स और गुड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल, गुड quality of nutrients is available, फिर उसके बाद में पोरस, गुड मिनरल्स, मॉडरेट पोरस, moderately porous, good mineral nutrition, good mineral nutrients, generation and hydration, best for plant growth। और ये क्या होता है, बेस्ट फॉर, इस टाइप का लोम सॉइल जो है बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए यह बेस्ट होता है। ठीक है।
तो यहाँ तक ये सॉइल के टेक्सचर के बेसिस पर ये चल गया, काम कंप्लीट हो गया। ये हो गया। चलिए ये थोड़े से सॉइल के और थोड़ा सा कुछ और टॉपिक पॉइंट बचा है, सॉइल हमारा कंप्लीट होगा। तो ये हम लोगों ने देखा। अब आइए देखिए सॉइल के टाइप और में सॉइल टाइप। सॉइल टाइप दो बेसिस पर करते हैं। अभी हम जो बताया था कि रनिंग वाटर से सॉइल जो आया किसी नए एरिया से, और दूसरा ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ये सब, या ये टेरा सॉइल, ये जो हम लोग बात करते हैं उसके बेसिस पर। तो अपॉन सोर्स, फर्स्ट में अपॉन सोर्स, सोर्स के बेसिस पर सॉइल कौन कौन से हैं। तो रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल की हम लोग बात करते हैं। तो सॉइल विच डेवलप इन C2 from parent rock, develop in C2 from parent rock, ठीक है। एंड बी में ट्रांसपोर्टेड सॉइल की अगर बात करें हम लोग, ब्राउट फ्रॉम अदर प्लेस, brought from other place through running water, okay, based upon nature and productivity of second में based upon nature and productivity के बेसिस पर सॉइल जो हैं, तो वह होता है, एक होता है रेड सॉइल। फर्स्ट में रेड सॉइल का मतलब, तो रेड सॉइल एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक होते हैं, डेफिशिएंट इन मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, but rich in organic matter, आयरन एंड एल्युमिनियम, ठीक है, आयरन एंड एल्युमिनियम। सच सॉइल सपोर्ट, ये सॉइल जो है, सच सॉइल सपोर्ट टी, कॉफी, रबर, कार्डामोन, नट्स एंड पैडी कल्टीवेशन, तो पैडी कल्टीवेशन के लिए इस रॉक का हम लोग इस यूज कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है ब्लैक रॉक, काली मिट्टी जिसे कहते हैं हम लोग। तो ये डार्क ब्राउन या ब्लैक, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर फ्रॉम ऑर्गेनिक
मैटर, क्ले, हाइड्रेटेड आयरन एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट। फिर लास्ट है सी में टेराई, यानी या इसको कहते हैं बाबर सॉइल। तो ये हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, हाईली प्रोडक्टिव। टोपोग्राफी एक लास्ट टॉपिक है, क्या कहता है, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एरिया physical features like hill, plain or slope also influence the distribution of organism। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, सेंटर एंड एज ऑफ pond, exposed side and underside of a rock, exposed side and underside of रॉक। तो ये पेडोलॉजी भी कंप्लीट हो गया। तो सॉइल से रिलेटेड जो हमारे फैक्टर थे मेजर एबायोटिक फैक्टर में, आपको 3 तरह के वहाँ पर सॉइल बताया था हमने। फिर सॉइल टाइप भी देखा, वहाँ पे सॉइल टेक्सचर के बारे में देखे थे 3 तरह के, ठीक है, सैंडी, लोम एंड सिल्ट। उस तरह 3 टाइप के सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड टायरा या बार्बर सॉइल। तो बार्बर सॉइल और टायरा, तो ये सब सॉइल, किसी भी सॉइल का जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है उसके वेदरिंग पे, किस तरह के रॉक से वो बना है, ठीक है। तो चलिए, सॉइल एक फैक्टर के रूप में हमारा उससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। ओके, थैंक यू।